मैं डॉक्टर एम एल साव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मैं आज बीए पार्ट 2 मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट 2 में टॉपिक है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। वर्तमान में भारत में बैंकिंग उद्योग का विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण के बाद एक नवीन अध्याय प्रारंभ हो गया है। अब बैंकों की वह पुरानी धारणा समाप्त हो गई है कि वे मात्र लाभ कमाने वाली संस्था है, वरन बैंक अब ऐसी संस्था है जो देश के आर्थिक विकास के अनुरूप लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत है। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की श्रृंखला में सबसे पहले जुलाई 1955 में स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा जुलाई 1969 में 14 बड़े निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पिछले दशकों में व्यापारिक बैंक ने ग्रामीण विकास, कृषि विकास, ग्रामीण उद्योगों के विकास एवं गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंकिंग सुधार पर नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट। वित्तीय प्रणाली के सुधारों पर नरसिम्हम समिति की प्रथम रिपोर्ट 1991 में आने के कुछ वर्षों उपरांत 26 दिसंबर 1997 को पुनः श्री नरसिम्हम की अध्यक्षता में ही बैंकिंग सुधार समिति का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट को नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट कहा जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को 23 अप्रैल 1998 को प्रस्तुत की। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों निम्नवत है। पहला है, सार्वजनिक क्षेत्र में त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना, जिसमें 2 या 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, 8 से 10 तक स्थानीय स्तर के बैंक तथा तीसरे स्तर पर स्थानीय बैंक की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है, त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना के लिए मजबूत बैंकों में अन्य बैंकों के विलयन की सिफारिश। तीसरा है, कमज़ोर बैंकों के लिए समिति ने सीमित व्यवसाय अपनाने की संस्तुति की तथा सुझाव दिया कि इस प्रयास के असफल रहने पर इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। चौथा है, तीसरे स्तर के स्थानीय बैंक का कार्यक्षेत्र राज्य जिलों के समूह तक सीमित रखने की संस्तुति। पांचवा है, समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राष्ट्रीयकरण एक्ट, भारतीय स्टेट बैंक एक्ट की त्वरित समीक्षा करने की सिफारिश की। छठवां है, बैंकों में त्वरित कंप्यूटरीकरण विस्तार की संस्तुति। सातवां है, बैंकों की खराब परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए परिसंपत्ति पुनर्संरचना कोष ARF की स्थापना करने की संस्तुति। आठवां है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR में वृद्धि करने की संस्तुति। नौवां है, बैंकों को राजनीति से मुक्त करने की सिफारिश। 10वां है, कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की सिफारिश। 11 है, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों
प्रबंध निर्देशकों की नियुक्तियां एक नियुक्ति बोर्ड के माध्यम से की जाए। 12 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को एक निगम के रूप में गठित किया जाए। 13 है अंतर बैंक याचना और नोटिस मुद्रा बाजारों में केवल बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को ही शामिल किया जाए। नंबर 14 है प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण के बेसल सिद्धांत को एक न्यूनतम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। नंबर 15 है मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन हेतु पर्यवेक्षण नियमन को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से पृथक किया जाए। इन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात अप्रैल 1998 में रिजर्व बैंक ने यह प्रस्ताव दिया कि पूंजी पर्याप्तता, अन्य पहचान तथा प्रावधान संबंधी मापदंडों के विद्यमान स्तर को और सुदृढ़ किया जाए। 1998-99 के केंद्रीय बजट में नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की घोषणा की गई। इसके बाद है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नवीनतम महत्वपूर्ण सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू करने के उपरांत भारत सरकार की आर्थिक नीति में अनेक परिवर्तन देखे गए। देश में आर्थिक सुधारों के तारतम्य में देश की बैंकिंग प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। निजी बैंकिंग प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित किया गया। घरेलू अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों तथा का स्वागत किया गया। सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली का पुनरुत्थान तथा आधुनिकीकरण किया गया ताकि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तथा मुद्रा बाजार में इसके प्रतियोगी बनाए जा सके। भारत में बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने हेतु भारत सरकार ने मुख्यतः 1991 तथा 1998 की नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को आधार बनाया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किए गए प्रमुख सुधारों का संदर्भित विवरण निम्नवत है। पहला है नगद कोष अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार के दौरान नगद कोष अनुपात CRR तथा वैधानिक तरलता अनुपात SLR में भारी कमी की गई ताकि वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति में वृद्धि की जाए। वर्ष 1989 में CRR जो 15% का था, जो वर्तमान में घटकर 4% कर दिया गया है। इसी अवधि के दौरान SLR को 38.5% से कम करके 25% तथा वर्तमान में 22% कर दिया गया है। दूसरा है ब्याज दरों का अविनियमन एवं कम करना। ब्याज दरों को पर्याप्त कम कर दिया जाए तथा ब्याज दरों के ढांचे को अविनियमन अनियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। ब्याज दरों में कमी होने से निवेश कोषों के लिए मांग में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में सुधार हुआ है। तीसरा है घरेलू मुद्रा बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता। बहुराष्ट्रीय बैंकिंग निगमों को भारतीय मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इसके फलस्वरूप घरेलू बाजार अधिक प्रतियोगी हो गया है। इसके फलस्वरूप समय के साथ साथ बैंकों द्वारा कोषों की गतिशीलता में वृद्धि किए जाने के साथ ही निवेश के लिए साख में भी बहुआयामी वृद्धि हुई है। नंबर 4 है आर्थिक सहायता प्राप्त साख की वापसी तथा ऋणों की वसूली। आर्थिक सहायता प्राप्त साख
नीति को धीरे धीरे वापस लेने अथवा समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण सामान्यतः लाभदायकता के सिद्धांत पर आधारित होंगे। पूंजी तथा मुद्रा बाजार में इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अधिक व्यवहार्यता में वृद्धि की संभावना है। पुराने फंसे हुए ऋण भारतीय बैंकिंग संस्थाओं को अपंग कर रहे हैं कि ऋणों वसूली तथा निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में विशेष वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं। पांचवा है समता बाजार तक पहुंच। बैंकिंग कंपनी एक्ट को संशोधित किया गया है ताकि वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक निर्गमों द्वारा समता पूंजी में वृद्धि कर सके। इससे बैंकों का पूंजी आधार बढ़ा है तथा बैंकिंग प्रणाली के क्रियाकलाप में वृद्धि हुई है। नंबर 6 पूंजी पर्याप्तता अनुपात तथा अनर्जक परिसंपत्तियों मापदंड। नरसिंहम समिति के सिफारिशों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को यह सुझाव दिया है कि वे अपने वास्तविक पूंजी तथा जोखिम भारित परिसंपत्तियों के बीच अनुबंधित अनुपात बनाए रखें। अन्य शब्दों में यह अपेक्षा की जाती है कि एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखे ताकि जमाकर्ताओं के हितों की अपेक्षित हानियों को सुरक्षा की जा सके जिन्हें बैंकों को कभी भी सहन करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के लिए अनर्जक परिसंपत्ति मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। अनर्जक परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनसे बैंकों को अपने कर्जदारों को धनराशि न मिलने या न वसूल जाने के कारण हानि उठानी पड़ती है। बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वे इन अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान करें। इसके बाद है बैंकिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसमें पहला है बैंकिंग सेवाओं का कंप्यूटरीकरण। बैंकिंग क्षेत्रों का सेवाओं का कंप्यूटरीकरण आधुनिकीकरण का एक प्रमुख अंग है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अब खाता खोलने से लेकर बैंक खाते में सभी लेन देन व हिसाब किताब को संभालता है। इसके फलस्वरूप बैंकों के वर्तमान समय में निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत पहला है ई बैंकिंग अथवा बैंकिंग ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली में बैंकों की एक वेबसाइट होती है और इसके खाता धारकों को उस तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। इंटरनेट के प्रत्येक प्रयोग द्वारा खाता धारक अपने खाते के शेष को देख सकता है तथा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों को पैसा हस्तांतरित करने के लिए आदेश दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को अब बैंक की खिड़की पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर अपने खातों को संचालन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है एटीएम की सुविधा। बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। देश के सभी भागों में निर्धारित इस सुविधा से बैंकिंग क्षेत्र की कुशलता में वृद्धि हुई है। स्वतंत्र पहुंच और नगद धन राशि का तुरंत लेन देन और खाता शेष की तुरंत जानकारी ने एटीएम को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया है। अब बैंक की खिड़की पर जाने की अपेक्षा एटीएम को अधिक पसंद किया जाता है। तीसरा है डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा। बैंक अपने खाता धारकों को डेबिट कार्ड सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। डेबिट कार्डों के माध्यम से खाता धारक किसी भी निश्चित
बिक्री स्थान से वस्तुएं खरीद सकता है। खरीदी की गई वस्तुओं का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पत्र द्वारा उनके खाते में नामित या डेबिट कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। यह कार्ड धारक की साख, पृष्ठभूमि, इतिहास तथा ऋण भुगतान की क्षमता पर निर्भर करती है। सामान्यतः लगभग 40 दिनों की अवधि के लिए ऋण पर मुक्त होता है। खरीदारी के मूल्य पर बैंक प्रायः 2% कमीशन चार्ज करते हैं। क्रेडिट कार्ड सुविधा ने देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बचत अधिक बढ़ा दिया है। चौथा है कहीं भी बैंकिंग। इंटरनेट तथा कंप्यूटरीकरण ने कहीं भी बैंकिंग की सहज एवं संभव बना दिया है। अब खाता धारक अपने खाते का प्रचलन देश में कहीं भी संबंधित बैंक से किसी शाखा में कर सकता है। इसके बाद दूसरा है वैयक्तिक बैंकिंग। अपने ग्राहकों के साथ वैयक्तिक संबंध तथा तालमेल स्थापित करके सभी बैंक व्यक्तिगत बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये आवश्यकताएं सामान्य बैंक द्वारा इंक्वायरी से लेकर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयता से संबंधित है। यह बैंकिंग प्रणाली में एक प्रकार का महत्वपूर्ण सुधार है। तीसरा है फ़ोन पर बैंकिंग। फ़ोन पर बैंकिंग का कार्यक्रम बैंकिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण का एक आवश्यक पहलू है। बैंक टेलीफोन बातचीत द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण पैकेज लोगों तक पहुंचाता है। बातचीत पक्की होने पर छोटे ऋण प्रायः कर्जदारों के घरों तक पहुंचा दिए जाते हैं। चौथा है रिटेल बैंकिंग। व्यापारिक बैंक रिटेल बैंकिंग का कार्य भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आवासीय ऋण, उपभोग ऋण जैसे कार, टीवी, एयर कंडीशनर आदि खरीदने के लिए ऋण देते हैं। बैंकों के लिए खुदरा बैंकिंग वर्तमान में काफ़ी आकर्षक बन गया है। और पांचवा है बैंकिंग का विविधीकरण। बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों की प्रतिस्पर्धा में बैंकिंग क्रिया का उल्लेखनीय प्रसार तथा विविधीकरण हुआ है। म्यूचुअल फंड बाजार एवं जोखिम पूंजी बैंकों के विविधीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत सरकार ने कर छूट स्कीम के संबंध में के साथ जोड़कर इस क्रिया को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधी ऋण तथा वैयक्तिक ऋण विविधीकरण बैंकिंग का एक अन्य प्रमुख घटक है। थैंक यू।